ओके, आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमने चैप्टर 11 अभी कंप्लीट किया है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब चैप्टर 12 है, ये भी एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के नाम पर है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, माहौलियाती कीमिया। ठीक है, माहौलियाती कीमिया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंट के बारे में उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 इसका मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ आज। ठीक है, तो सबसे पहले तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आपको पता है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। हमने 9th क्लास में जब आपने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ी थी तो इस नाम से भी एक ब्रांच पढ़ी थी। जैसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के नाम से आपने एक ब्रांच पढ़ी थी, तो आपने एक ब्रांच पढ़ी थी इसके नाम से, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के नाम से। तो मैं दोबारा से डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग इन अर्थ एनवायरमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है जिसमें हम पढ़ते हैं कि हमारे माहौल में, हमारे एनवायरनमेंट में कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और उन केमिकल रिएक्शंस का लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जिंदा अजसाम में, जानवरों में, पौधों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या इम्पैक्ट उसका आ रहा है। जो भी रिएक्शंस हमारे इस एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं, हवा के साथ, पानी के साथ, मिट्टी के साथ, उस रिएक्शन के होने से हमारी अपनी लाइफ के, हमारे खुद की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या बीमारियाँ होती हैं, कौन से पॉल्यूशन कॉज होते हैं, ये सब चीज़ हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कि वो केमिस्ट्री जिसका ताल्लुक एनवायरनमेंट से, हमारी माहौल से, माहौल में होने वाले केमिकल रिएक्शंस और उनका क्या असर, क्या इम्पैक्ट है किसके साथ, आपकी, हमारी, सबकी ज़िंदगी के साथ। तो एक बड़ा आसान चैप्टर है, 4-5 में भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को ये, क्योंकि एक बेसिक एक सोशल नॉलेज है जो हर इंसान को होनी चाहिए। ठीक है, अपने एनवायरनमेंट, अपने माहौल के बारे में तो बेसिक डिटेल्स नहीं है, कुछ समझ में आ गई बात। तो अब आते हैं एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, माहौल। एनवायरनमेंट किसे कहा जाता है, सराउंडिंग, हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो हमारा माहौल है जिसमें हम रहते हैं। सिंपल सी बात है। तो ऑल द थिंग्स अराउंड अस इज़ अवर एनवायरनमेंट। जो चीज़ हमारे आसपास है, पानी है, मिट्टी है, पहाड़ है, हवा हमारे इर्द गिर्द है, पेड़ पौधे हैं, सब हमारा माहौल है, एनवायरनमेंट। ऐसा ही है बेटा। एनवायरनमेंट इट इज़ मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स। एनवायरनमेंट 4 पार्ट से मिलकर बनता है। एनवायरनमेंट में 4 पार्ट्स होते हैं, 4 स्फीयर होते हैं, हम ये कह सकते हैं 4 स्फीयर्स होते हैं। वो 4 स्फीयर्स कौन कौन से हैं? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। सुना होगा आपने कभी। लिथोस्फीयर का वर्ड जो ना लिथोस से निकला है। लिथो का मतलब होता है स्टोन या पत्थर। लिथियम का जो वर्ड है ना, एलिमेंट जो लिथियम है, वो भी यही लिथोस से आया है, कहीं ना कहीं उसका मतलब स्टोन होता है। तो लिथोस्फीयर मतलब पत्थर, रॉक, चट्टाने। तो लिथोस्फीयर किसे कहा जाता है? अर्थ क्रस्ट, जो हमारी सतह ज़मीन है जिसके ऊपर चट्टाने और मिट्टी मौजूद है, ये हमारा लिथोस्फीयर है, जिस पर हम लोग चलते हैं, जिस पर गाड़ियाँ चलती हैं। जो पहाड़ हैं, जो पत्थर हैं, जो रेत है, जो मिट्टी है, जो बजरी है, ये सब हमारे पास होता है लिथोस्फीयर, जिस पे क्रस्ट जिससे मिलकर बनता है। ठीक है बेटा, लिथोस से याद रखना, लिथोस मतलब ऐसे स्टोन होता है, पत्थर होता है। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मतलब पानी। हाइड्रोस्फीयर मतलब हमारे इर्द गिर्द जो पानी मौजूद है, समंदर हैं, झीलें हैं, दरियाएँ हैं, ठीक है, कैनल्स हैं, नहरें हैं, तो ये सब ओशियंस हैं, ये सब हमारे पास क्या है बेटा? हाइड्रोस्फीयर है। ये 1-2 के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। बायोस्फीयर, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइफ। तो बायोस्फीयर से हमारा हमारे इर्द गिर्द जो जिंदगी मौजूद है वो भी हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ऑल द लिविंग बीइंग्स मींस ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर बायोस्फीयर। बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं उसके बारे में, बायोस्फीयर। लास्ट क्या है? एटमॉस्फेयर, जिसको पढ़ना है डिटेल में। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब जो हमारे इर्द गिर्द गैसेस हैं, जो हमारे इर्द गिर्द जो हवा है, जिन गैसेस के बीच में हम लोग रहते हैं, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये कहलाता है एटमॉस्फेयर, जो अर्थ क्रस्ट से लेकर 500 किलोमीटर अबव तक जाती है हमारे, मतलब ज़मीन से लेकर ऊपर 500 किलोमीटर तक जाएंगे तो ये पूरा एरिया हमारे पास क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो बेटा क्या कहा मैंने कि ये जो एनवायरनमेंट होती है ये 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है, बहुत आसान से। लिथोस्फीयर होता है इसके अंदर, हाइड्रोस्फीयर होता है, बायोस्फीयर होता है और फिर एटमॉस्फेयर होता है। बस ये घर में जाके नहीं पढ़ने होता, यहीं पढ़ के ख़त्म कर दो, याद हो जाए, ऐसे पढ़ लो। ठीक है, तो ये तो बेसिक नॉलेज है बेटा, ये बस आराम से समझ में आ जाएगा। इसके बाद लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर हम इस एटमॉस्फेयर की बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर की फिर लेयर्स होती हैं हमारे पास ना। देयर आर सेवरल लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जिस पे हम बात करेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया बेटा कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के कुछ लेयर्स हमारे पास हैं। टोटल ये 4 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। मैट्रिक क्लास की जो न्यू बुक आई है उसके अंदर, जैसे कि चैप्टर 5 के अंदर इसी का तस्करा है, उसमें 5 लेयर्स का तस्करा किया गया है। टोटल वैसे इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो 5 लेयर्स आएंगे, लेकिन आपकी बुक जो है वो उसको 4 लेयर्स कह रही है, 4 लेयर्स कह रही है थर्मोस्फेयर तक।
वरना एक और स्फीयर हमारे पास है एक्सोस्फीयर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास जो है वो ये लेयर्स हमारे पास अलग अलग आ रहे हैं, दैट्स लेयर 1 2 3 4 5, ये पूरे सारे मिलाकर हमारे पास बनेंगे, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इसी को हम लोग मिलाकर पूरा हम लोग कह सकते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर है जिसमें डिफरेंट गैसेस वगैरह मौजूद हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर या फिज़ा जो है वो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अब इन सब की हाइट है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर जो है वो क्या कह रहे हैं कि ये क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट से लेकर 11 किलोमीटर तक जा रही है। जैसे यहाँ तक ये है कि हमारे पास 11 किलोमीटर तक है, ये हमारा ट्रोपोस्फेयर 11,000 मीटर तक। फिर ट्रोपोस्फेयर ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, ये 50 किलोमीटर तक की हाइट तक जा रही है। इसके बाद अगली लेयर जो हमारे पास है मीजोस्फेयर, ये अप टू 85 किलोमीटर तक जा रही है। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर जो यहाँ पर कह रहे हैं दिस इज के लाइक थर्मोस्फियर, तो वो कहा जा रहा है कि 500 किलोमीटर तक जा रही है। फिर एक एक्सोस्फीयर भी होता है जो लिखी भी नहीं गई है एक्सोस्फीयर, तो वो तो और आगे से ऊपर जा रही होती है किलोमीटर्स में। तो ये कॉमन 4 ही के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ट्रोपोस्फीयर मतलब सबसे पहले आपको याद रखना है MCQs के लिए कि ये ज़मीन से लेकर 11 किलोमीटर तक है, 11 किलोमीटर से लेकर फिर 50 किलोमीटर की हाइट तक हमारे पास जो है वो ये जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर है। फिर 50 से लेकर 85 तक हमारे पास मीजोस्फीयर है, और 85 से लेकर 500 किलोमीटर तक फिर हमारे पास एक्सोस्फीयर है। मतलब अलग अलग लेयर्स हैं, मतलब अर्थ क्रस्ट से लेकर 500 किलोमीटर तक हमारे पास एटमॉस्फेयर चलती है, लेकिन अलग अलग लेयर्स आते हैं। चूँकि बहुत बड़ा एरिया है तो उसको डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ दिया गया है, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर तो ये तो वो पार्ट है जो जहाँ पर सारे वेदर कंडीशंस हम देखते हैं, बारिश होती है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, ये ट्रोपोस्फीयर है हमारे आसपास जिसमें हम सांस लेते हैं, जहाँ पर हवाई जहाज़ चलते हैं, जहाँ पर बारिशें होती हैं, ये सब ट्रोपोस्फीयर है जहाँ बादल होते हैं। इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर आता है। स्ट्रेटोस्फीयर में हमारे पास एक लेयर इसके अंदर होती है। स्ट्रेटोस्फीयर मशहूर सिर्फ एक चीज़ की वजह से कि यहाँ पर एक ओजोन लेयर आती है, यहाँ पर ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में होती है ट्रोपोस्फीयर से ऊपर। उसके बाद आते हैं मीजोस्फीयर में। मीजोस्फीयर किस वजह से मशहूर है यहाँ पर, क्योंकि मीजोस्फीयर में क्या होता है कि जो है ना, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था एस्ट्रॉइड्स वगैरह के बारे में बताया था कि एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। एस्ट्रॉइड्स पत्थर होते हैं ना, बहुत सारे छोटे बड़े पत्थर होते हैं जो कि लाइक जो है वो छोटे बड़े पत्थर बहुत सारे होते हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में रिवॉल्व करते हैं सूरज के अराउंड, मतलब मार्स और जुपिटर प्लैनेट के सेंटर में वो घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। फिर कभी कभार वो अपने मदार, अपने ऑर्बिट को छोड़कर टेंजेंट बनाते हुए इधर उधर चले जाते हैं, और कभी अर्थ में भी आ जाते हैं उसके छोटे बड़े हर साइज़ के पत्थर। जब वो अर्थ में आते हैं और अर्थ में मीजोस्फीयर में दाखिल होते हैं, तो मीजोस्फीयर में क्या होता है, वो जलना शुरू हो जाते हैं, और वो जलना शुरू हो जाते हैं और वो जलते हैं और फिर एक लकीर की तरह, रोशन लकीर की तरह दिखाई देते हैं। तो इसको फिर मीटियोर कहा जाता है, मीटियोर, या उर्दू में हम इसको लिखते हैं शहाब साकिब। अगर कभी आपने पढ़ा हो तो उर्दू में शहाब साकिब लिखा होता है, मीटियोर कहते हैं इंग्लिश में। शूटिंग स्टार भी कहा जाता है, टूटता तारा भी कहते हैं, हिंदू लोग उसको विशिंग स्टार भी कहते हैं, प्रार्थना करते हैं उसको देखने के बाद, दुआ मांगते हैं। टूटता तारा असल में टूटता तारा नहीं होता, ये एस्ट्रॉइड होता है जो अपने रास्ता भटक के अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है और फिर मीजोस्फीयर में वो जलना शुरू कर देता है, और मीजोस्फीयर में ही वो जल के राख होकर भस्म होकर ख़त्म हो जाता है, वो एवोपरेट हो जाता है, वो मतलब ज़मीन तक आती है इसलिए लकीर जाती है और गायब हो जाती है। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा पीस अगर आए ना तो वो क्या पता कि वो जल के भस्म ना बल्कि ज़मीन पे आके टकरा जाए, ज़मीन पर टकरा जाता है, फिर जाहिर सी बात उसमें फिर जाकर लोग ऑब्जर्व करते हैं उसको, फिर जंगलात में गिरता है, अक्सर इधर उधर गिरता है। कहा जाता है कि किसी ज़माने में एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड आकर गिर गया था जिससे डायनासोर वगैरह जो है तबाह हो गए थे दुनिया में। सुना होगा ना डायनासोर किस तरह दुनिया से ख़त्म हुए एस्ट्रॉइड के टकराने से, इम्पैक्ट से। ये तो नहीं पता, जाहिर सी बात है, एक बात कर रहे हैं उसमें मूवीज़ में अक्सर दिखाते हैं हॉलीवुड अपनी कि एक बड़ा सा पत्थर आके टकरा जा रहा है अर्थ से, दुनिया ख़त्म हो जा रही है। सुना होगा आपने ऐसा, अक्सर मूवी में हॉलीवुड में तो ऐसे ही होता है, वो हर वक्त दुनिया ख़त्म करने के दर पे होते हैं, ख़त्म कर दो दुनिया बस कैसे भी करके। और जब वो दुनिया ख़त्म कर रहे होते तो बस अमेरिका ख़त्म कर रहे होते हैं, वो पाकिस्तान इंडिया भी ख़त्म करो, वो अमेरिका में ही बस वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गिर रहा है, वर्ल्ड ट्रेड टावर्स गिर रहे हैं। अरे बहुत भाई, दुनिया में और भी जगह हैं, ठीक है। सारे सुपर हीरो भी अमेरिका में ही आ रहे हैं, अरे सुपर हीरो पाकिस्तान में भी आ जाएगा, अभी एलियन भी अमेरिका में उतर रहा है, पाकिस्तान में क्यों नहीं उतर रहा एलियन आके कोई। मतलब हॉलीवुड वाले अपने जाहिर से उनका स्टूडियो वहीं है तो बस वहीं सब चीज़ वो दिखा रहे होते हैं, ठीक है, हॉलीवुड है ही वहाँ पर। ओके, सो कहने का मकसद ये है कि जब हम, तो ये अलग अलग लेयर्स हैं। तो मीजोस्फीयर क्या है, जिसमें टूटते तारे दिखाई देते हैं। उसके ऊपर थर्मोस्फीयर है। थर्मोस्फीयर क्या होता है, थर्मोस्फीयर में आपको जो है ना वो एक, ये फेमस किस वजह से कि यहाँ पर ऑरोरा दिखाई देता है,
ऑरोरा, ऑरोरा सुना है? पोलर लाइट्स, नॉर्थ है ना, पोलर लाइट्स के जब सन प्लाज्मा, सूरज से निकला हुआ प्लाज्मा जब वो गुजरता है अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होकर, तो वो जो गैसेस हैं थर्मोस्फेयर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन के, उनको आयोनाइज करता है वो। और जब वो आयोनाइज करता है तो आपको रंग बिरंगे रंग आसमान के ऊपर नाचते हुए डांस करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में नहीं, नॉर्थ पोल के कंट्री में, जैसे कनाडा में वैनकूवर वगैरह में, मतलब उसके नॉर्दर्न पार्ट्स में, या फिर रशियन साइबेरिया में, या नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क में इनमें दिखाई देता है। फिनलैंड वगैरह में दिखाई देता है। वो ग्रीन और ब्लू पर्पल लाइट्स जो है ना वो डांस कर रही होती हैं, वो मूव कर रही होती हैं ऐसे वेव। देखा है कभी? कार्टून्स में देखा होगा, फ्रोजन में, ठीक है। तो उसको ऑरोरा कहा जाता है। वो दो तरह के होते हैं, एक तो जो नॉर्थ पोल में दिखता है ऑरोरा बोरियालिस उसको कहते हैं, और एक जो है वो साउथ पोल में मिलता है अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के पास, उसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। तो बोरियालिस अलग होता है, ऑस्ट्रेलियस अलग होता है। कोई इंटरेस्ट होगा तो शायद आप जानते होंगे इसके बारे में। लोग अक्सर, कुछ लोग लाखों रुपए खर्च करके बस वो देखने के लिए जाते हैं ऑरोरा को, क्योंकि एक बड़ा एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है वो। मतलब आसमान में डांसिंग लाइट, और ये इंसान ने होलोग्राम नहीं बनाई, अल्लाह की तरफ से आयोनाइज होकर लाइट आपको दिख रही होती है। तो वो थर्मोस्फेयर में लाइट दिख रही होती है, तो वो तो इसलिए यहाँ से मशहूर है थर्मोस्फेयर। इसके ऊपर फिर एक्सोस्फेयर आता है। एक्सोस्फेयर में क्या होता है? जो लो लाइंग सैटेलाइट्स होते हैं, लो लाइंग सैटेलाइट, सैटेलाइट्स जो कि क्या होते हैं बेटा, जो कि अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, अर्थ के गिर्द घूमते हैं, उसको सैटेलाइट कहा जाता है। अब सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, एक तो वो होते हैं जो एक्सोस्फेयर, मतलब जो कि स्पेस में होते हैं बाहर, जैसे जो टेलीस्कोप्स होते हैं, जेम्स वेब टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप, तो वो सब बहुत बाहर होते हैं। और जो कुछ होते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं, वेदर रिपोर्ट्स देते हैं, है ना बेटा, वेदर रिपोर्ट्स देते हैं, या फिर मोबाइल के सिग्नल चलते हैं, इंटरनेट के सिग्नल चलते हैं, तो उनको कहा जाता है दे आर लो लाइंग सैटेलाइट्स। तो वो इसी एक्सोस्फेयर में घूम रहे होते हैं, इसलिए अर्थ से भी कभी कभार दिखाई देते हैं। जैसे वो स्टारलिंक जो बताया था आपको, स्टारलिंक जो एलोन मस्क ने बनाया, मुख्तलिफ एक ट्रेन ऑफ सैटेलाइट्स जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, तो वो कभी कभार वीडियो में दिखाते हैं, बहुत सारे वो सैटेलाइट एक साथ जा रहे हैं, ज़मीन से दिखते हैं, तो वो सैटेलाइट लो लाइंग सैटेलाइट क्योंकि कम्युनिकेशन करता है वो। ISS दिखाई देता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ISS, अगर आप कभी सुना है आपने, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं इसमें। तो वो एक्सोस्फेयर में ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं हमारे पास। तो ये अलग अलग लेयर्स हैं हमारे पास। तो यहाँ से लेकर एक्सोस्फेयर तक ये पूरा हमारा एटमॉस्फेयर ही है। हमें ये 4 नाम याद रखने हैं बस, थर्मोस्फेयर तक, चूँकि बुक में हमारे यही 4 है, तो पेपर में ये 4 लिखना पड़ेगा आपको बुक के अकॉर्डिंग। सही है बेटा? तो और सबकी याद रहे कितने किलोमीटर तक ये दूर तक ये जाता है ये, तो मसला। अब आते हैं गैसेस, ट्रोपोस्फेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे नहीं पढ़ना, ट्रोपोस्फेयर पढ़ना, जो फर्स्ट लेयर है, ये वाली लेयर जो हमारे आसपास है। इसमें गैसेस कौन कौन सी होती हैं? तो नाइट्रोजन गैस होती है, आपको बताइए, तो 78% सबसे ज़्यादा है। उसके बाद क्या होती है इसमें? 21% ऑक्सीजन गैस। इसके अलावा फिर हमारे पास NOx, SOx, O3, VOC, COX, ये सारे मौजूद होते हैं। NOx, X से मुराद क्या है? X से मुराद यहाँ पर 1, 2 कुछ इस तरह से नंबर आ सकता है, वेरिएबल है ये। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। O3 क्या है? ओजोन। अच्छा, ओजोन तो सर अभी आपने बताया कि ओजोन तो सर स्ट्रेटोस्फेयर में ये रहा, आपने ट्रोपोस्फेयर में लिख दिया। तो जब स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है ना बेटा, ये तो आपको पता है अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है हमारी अर्थ को। जो सूरज से हार्मफुल रेडिएशन आती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो उनसे ओजोन लेयर आप सबको पता है रोकता है ट्रोपोस्फेयर में। लेकिन अगर ओजोन आ जाए ना, अगर यहाँ अगर ट्रोपोस्फेयर में ओजोन आ जाए, तो ये एक एयर पॉल्यूटेंट होता है जो रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है, जो इंसान को तरह तरह की बीमारियों को, मतलब यही ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फेयर में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इंसान के लिए, और अगर ये ट्रोपोस्फेयर में आ जाए, इसमें हम सांस लेना शुरू कर दें, तो हमारे लिए नुकसानदा हो जाएगा। तो ओजोन भी होती है ट्रोपोस्फेयर में थोड़ी सी मिकदार में, और ये पॉल्यूटेंट है, एयर पॉल्यूटेंट है। VOC को आगे बताऊंगा, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ रहते हैं। तो ये सब हमारे पास गैसेस हैं जो याद कर रहे हैं ट्रोपोस्फेयर के अंदर है। अब सबको अलग अलग करके डिस्कस करते हैं इनकी केमिस्ट्री, इनके क्या नुकसान होता है इनके होने से। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का तो नुकसान नहीं पड़ेंगे बेटा, इनका तो फ़ायदा ही है। नाइट्रोजन का भी जो सबसे बड़ी तादाद में गैसेस हवा में है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, वो तो फ़ायदेमंद है बेटा, दे आर बेनिफिशियल, उनका तो अपना एक ना एक फ़ायदा है। लेकिन हम बात करते हैं लाइक बाकी गैसेस की, SOx की बात करें, NO की बात करें, O3, VOC, CO, ये सब नुकसानदायक है, ये सब पॉल्यूटेंट्स हैं। अब किस तरह से पॉल्यूशन फैलाते हैं, किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं हमारे माहौल को, हमारी हवा को, ये पढ़ते हैं कि करके। केमिस्ट्री ऑफ COX। अब सबसे पहले कार्बन के ऑक्साइड्स की केमिस्ट्री पढ़ते हैं। मतलब COX से मुराद CO और CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को हम डायरेक्टली जनरली हम कह सकते हैं COX। X में कभी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं।
तो कार्बन मोनोऑक्साइड का पहले बताता हूं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस्ड बाय द पार्शियल कंबस्शन ऑफ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल। गाड़ियों में जब फ्यूल जलता है, कोई भी फ्यूल जब कंबस्टन करता है तो पार्शियल कंबस्टन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। याद रखना बेटा कि अगर खुली हवा में अगर आप कार्बन या कोयला जला रहे हो, कोई फ्यूल जला रहे हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और अगर किसी ऐसी जगह पर आप इस फ्यूल को जला रहे हो जहाँ पर हवा कम है, हवा ज़्यादा नहीं है, तो उस पर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, इंसान को जान से मार सकती है। समझ में आ रही है बात? जैसे कि जनरेटर वगैरह को कहा जाता है कि बंद कमरे से नहीं चलाना चाहिए, बाहर रख के चलाना चाहिए। क्यों? लिखा हुआ होता है उसके ऊपर वार्निंग कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैन आल्सो प्रोड्यूस विच मे लीड टू सफोकेशन। उसके ऊपर स्टिकर वार्निंग करके लिखा होता है उसके ऊपर। रीज़न क्या होता है, अगर बंद कमरे में जलाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि सारा हवा यूज़ कर लेगा वो, और अब कम हवा की मौजूदगी में जब फ्यूल जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा करेगा। इसलिए जब आप उस रूम में जाएंगे ना उसके अंदर, तो आप 10 सेकंड के अंदर बेहोश होकर गिर जाएंगे, जान भी जा सकती है। सुना होगा अक्सर सफोकेशन होती है। इसलिए कभी कोयला वगैरह मना किया जाता है कम कमरे, बंद कमरे में नहीं जलाया जाए, क्योंकि पार्शियल कंबस्शन हो रही होती है, क्योंकि हवा कम हो जाती है। लास्ट टाइम ऐसा आपने देखो मरी वगैरह साइड पर जो कितने सारे लोगों की कार में डेथ हो गई थी, तो ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड लीकेज की वजह से थी। क्योंकि वो कार बार बंद करके उन्होंने एसी ऑन किया हुआ था और वो फ्यूल जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा था, हर तरफ से पैक था, हवा थी नहीं। और फिर फाइनली क्या हो गया था कि वो सब जो है वो आप सोते सोते में दुनिया से चले गए थे। सुना होगा आपने, बड़ा खतरनाक वो हादसा था। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड करता है बेटा, ये टॉक्सिक होता है ये, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज द टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस्ड बाय द पार्शियल कंबस्शन ऑफ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल जनरेटर किसी भी चीज़ में। CO इज, अच्छा ये तो टॉक्सिक गैस है, तो डायरेक्टली आपको नुकसान पहुंचाएगी अगर बड़ी तादाद में आप उसको इनहेल कर दो तो। इसलिए कभी भी बंद कमरे में नहीं चलाना चाहिए सारी चीज़ें। CO इज ब्रोकन डाउन बाय UV रेज इनटू कार्बन पार्टिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मॉग। स्मॉग क्रिएशन का आपने नाम सुना होगा, आजकल बड़ा सर्दियों में बात होती है उसके ऊपर। कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रोकन डाउन, उसको अल्ट्रावायलेट रेज जब उस पर लगती हैं तो वो टूट जाता है कार्बन पार्टिकल्स में, जो स्मॉग फॉर्मेशन करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में जब H पता है ना, लाइट को कहते हैं, जब लाइट से रिएक्शन करते हैं तो कार्बन अलग हो जाते हैं और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो ये जो कार्बन पार्टिकल सॉलिड स्टेट में आता नहीं है, स्मॉग की, स्मॉग किसे कहते हैं बेटा? स्मॉग जो है ना वो दो वर्ड का मिक्सचर है। स्मॉग इक्वल टू स्मोक प्लस फॉग। और स्मोक किस वजह से आती है बेटा? कार्बन की वजह से, है ना भाई। धुआं जो होता है वो कार्बन की वजह से होता है। और फॉग तो हम लोग धुंध को कहते हैं। फॉग तो एक नॉर्मल चीज़ है, सर्दियों में होती है। टेम्परेचर डाउन होता है तो क्या होता है कि फॉग, धुंध छा जाती है, जो हमेशा से जाती है 100 साल, मतलब हज़ारों सालों से इंसान धुंध को तो देख रहा है। लेकिन जब कार्बन पार्टिकल्स आ जाते हैं ना उसी धुंध के अंदर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड स्मॉग, जो थोड़ा ब्राउन टाइप के कलर का होता है। इसको स्मॉग कहते हैं। ये बहुत डेंजरस होता है स्मॉग फॉर्मेशन, रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है ये। अक्सर सुबह उठते हैं तो आपको स्मॉग, या लाहौर वगैरह साइड पर, कराची में तो चलो मॉइस्चर है जिसकी वजह से स्मॉग इतना नहीं बनता, लेकिन पंजाब साइड पे, लाहौर वगैरह साइड पे क्या होता है, स्मॉग बहुत ज़्यादा होता है सर्दियों में। सुना होगा आपने, टीवी में देखा होगा, कभी बताते हैं स्कूल की छुट्टियाँ हो जाती हैं 10-10 दिन तक। अभी लास्ट टाइम 10 दिन छुट्टी दे दी स्कूल की, स्मॉग इतना था, बच्चों को बोला घर में रखें, और इतना स्मॉग था कि सामने वाला बंदा नहीं दिखेगा खड़ा हुआ। सुबह सवेरे अगर आप वहाँ देखेंगे 7 बजे 6 बजे, इतनी ज़्यादा स्मॉग होती है। तो स्मॉग किस वजह से आती है? इसी वजह से कि जब बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ धुआं वगैरह प्रोड्यूस करती हैं तो कार्बन पार्टिकल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट की रिएक्शन से कार्बन पार्टिकल बनता है, वो कार्बन पार्टिकल फॉग के साथ मिलकर स्मॉग बन जाता है। फिर वो स्मॉग क्या करता है? रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है, विजिबिलिटी डाउन करता है आपकी। तो ये आजकल बहुत बड़ा मसला है दुनिया का, स्मॉग फॉर्मेशन। अक्सर बातें कर रहे होते हैं उसके ऊपर लोग, स्मॉग के ऊपर। हाँ यस, तो स्मॉग का नाम, तो स्मॉग इसी वजह से होती है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक तरह से एक है स्मॉग। चाइना वगैरह में भी बहुत है भाई, चाइना, शंघाई वगैरह सिटीज़ के अंदर, बड़ी बड़ी तमाम शहरों में जो है ना वो स्मॉग। इसलिए चाइना अपने सारी कंपनी को पाकिस्तान में लगाना चाहती है सीपेक के जरिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ताकि अपने स्मॉग को सारा यहाँ फेंक दें उठा के। और हमें चूँकि पैसा मिल रहा है तो हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड तो समझ में आ गया कैसा नुकसानदायक। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड बाय टोटल कंबस्शन ऑफ फ्यूल, और फ्यूल पूरी तरह जल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, हवा ज़्यादा होते है तो। इंक्रीज लेवल ऑफ CO2 गैस इन एटमॉस्फेयर, CO2 गैस इतना ख़राब नहीं है, जो कि पौधे भी इसको यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन CO2 गैस के अगर लेवल इंक्रीज हो जाए, इट कॉजेज सफोकेशन एंड रेस्पिरेटरी डिजीज डिसऑर्डर। फिर इंसान जब उसमें सांस लेता है तो इससे दम घुटता है और सांस के मसाइल पैदा होते हैं। एसिड रेन भी इसका सबब बनता है, एसिड रेन होती है इसकी वजह से। ग्लोबल वार्मिंग आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासों में, ग्लोबल वार्मिंग की इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 की वजह से होती है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही पॉल्यूटेंट है, एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो हवा को आलूदा करता है, हवा को गंदा करता है। पसंद में आ गई? ये फ़ायदा कम है, नुकसान ज़्यादा इनका है। और ये सब पैदा किस लिए हो रहा है? ऑटोमोबाइल के जलने से हो रहा है। तभी एलोन मस्क ने सोचा टेस्ला मोटर बनाया जाए और बैटरी से गाड़ी चलाई जाए ताकि पॉल्यूशन ना फैले। समझ में आ गई बात? सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएट हो एक जो सस्टेन रहे लंबे अरसे तक, और दुनिया इसी के ऊपर काम कर रही है। तो बात समझ में आ गई? कोई मसला है इसमें? इसके बाद देखते हैं केमिस्ट्री ऑफ NOx। NOx है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। अब NOx में हमारे पास दो आ सकते हैं, एक NO आएगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, एक आएगा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो होता है उसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, और NO2 तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये दोनों गैसेस कैसे बनती हैं? दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल, ये भी फ्यूल के जलने से बनती हैं। ठीक है, दे कैन कॉज एसिड रेन एज वेल एज दे फॉर्म ओजोन इन द ट्रोपोस्फियर। इनका क्या नुकसान है बेटा? एसिड रेन करती हैं ये। एसिड रेन कैसे करेंगे? देखो अब NO2 गैस है ना, अब NO2 गैस है, अब ये वाटर से एसिड रेन में क्या होता है कि बारिश होती है तो बारिश का पानी NO2 से रिएक्शन करता है तो क्या बना लेगा? HNO3 बना लेगा ये HNO3। देखो ठीक है, तो बैलेंस बाकी कर लेंगे उसको। तो यहाँ पर जब पानी, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जब वाटर से मिलता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। अभी नाइट्रिक ऑक्साइड जाहिर सी बात है एसिड है, नाइट्रिक एसिड सॉरी। अब नाइट्रिक एसिड एक एसिड है तो एसिड रेन का सबब बनती है ये। ताज़ाबी बारिश, जिसके अलग बहुत सारे मसाइल हैं जिसको आगे लेक्चर में हम पढ़ेंगे, अलग से शॉर्ट नोट आएगा इसके ऊपर। अभी डिटेल में नहीं बात कर रहे हम एसिड रेन क्या चीज़ होती है, वो पूरी एक क्लास उस पर लगेगी। तो ये एसिड रेन का सबब बनती है, एज वेल एज दे फॉर्म ओजोन इन द ट्रोपोस्फियर। जबकि ये ट्रोपोस्फियर में ओजोन की फॉर्मेशन भी करती है। मैंने बताया कि कुदरत ने जो है ना बेटा ओजोन को रखा है सिर्फ स्ट्रेटोस्फीयर में, लेकिन ट्रोपोस्फीयर में भी ओजोन बन जाता है जो पॉल्यूटेंट है। कैसे बन जाता है? इसी NO2 की वजह से। NO2 पे जब सनलाइट लगती है तो NO2 जो है ना, आपको पता है कि हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। मैंने बताया होगा आपको कभी ये कि इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। ठीक, अभी स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहा मैं, टाइम नहीं है। तो NO2 जो होता है ना एक हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, याद है किसी को? अब हाईली अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है, जब सनलाइट से रिएक्शन करता है तो टूट जाता है NO और ऑक्सीजन में। अभी जो ऑक्सीजन होता है हवा में मौजूद ऑक्सीजन, अभी ये नेसेंट ऑक्सीजन है ना, ये एटॉमिक ऑक्सीजन, ये एटॉमिक ऑक्सीजन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है? O3 ओजोन बना लेता है, और ट्रोपोस्फीयर में इस तरह से ओजोन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इनडायरेक्टली ओजोन की फॉर्मेशन कर देता है। फ्यूल जलता है, NO2 गैस बनती है, NO2 गैस में रोशनी लगती है, NO और ऑक्सीजन गैस एटॉमिक ऑक्सीजन बनता है, एटॉमिक ऑक्सीजन O2 से रिएक्शन करके O3 बन जाता है, फिर ओजोन हमारे लिए पॉल्यूटेंट होता है। तो इस तरह से भी नुकसान कर सकता है। एसिड रेन का बाइस भी बनता है और ओजोन फॉर्मेशन का भी बाइस बनता है ट्रोपोस्फीयर के अंदर। और ट्रोपोस्फीयर में ओजोन क्या बेटा है? एक हार्मफुल चीज़ है, एक पॉल्यूटेंट है। समझ में आगे बात? बस ये याद रखना है केमिस्ट्री ऑफ NO में। इसके बाद केमिस्ट्री ऑफ SO, सल्फर के ऑक्साइड्स, SO2, SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड। इसके क्या नुकसान हैं? ये भी कोई काम की चीज़ नहीं है, बहुत मौलिक चीज़ है हमारे एटमॉस्फेयर में। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एरप्शन। एक तो नेचुरली हमारे पास बन सकता है। नेचुरली किस तरह से बन सकता है? वॉल्केनिक एरप्शन से। वॉल्केनिक एरप्शन से मुराद कि जब जो आतिशफिशा पहाड़ होता है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्वालामुखी, ठीक है, आतिशफिशा पहाड़, वॉल्केनोस, तो जब उनकी एरप्शन होती है ना तो ज़मीन के अंदर से सल्फर को फिर वो निकालते हैं। सल्फर बहुत गर्म हो रहा होता है और सल्फर जलता है, उसके अंदर मैग्मा भी कहते हैं, जिसको आपने सुना होगा मैग्मा, लावा भी बोलते हैं, लावा या मैग्मा, ठीक है, जो वॉल्केनोस से आतिशफिशा पहाड़ से निकलता है। तो वो सल्फर ज़मीन के अंदर से निकाल रहा हो तो सल्फर जलता है उसके अंदर, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ये तो नेचुरल कॉज है। वॉल्केनिक इरप्शन भी पॉल्यूशन का कॉज बनता है, तो ये नेचुरल कॉज है। लेकिन ये और इसके अलावा आर्टिफिशियल कॉज क्या हो सकता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय कंबशन ऑफ कोल। कोयले के जलने से भी बनता है ये। कोयले के अंदर कोयला जो ज़मीन से निकाला जाता है उसमें सल्फर भी होता है, तो जब वो कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस हो रही होती है। इससे होता है कि इट कैन ऑल्सो कॉज एसिड रेन। इससे भी एसिड रेन हो सकता है, क्योंकि SO2 है ना, जब पानी डालेगा उसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। हमने पढ़ा था उसको, सल्फ्यूरिक एसिड गिरेगा तो एसिड रेन कहलाएगा। पहली बारिश में तभी होता है कि नहाने से मना किया जाता है। फर्स्ट रेन में कहते हैं पहली बारिश में नहीं नहाओ, इन्फेक्शन हो जाएगा स्किन में या बीमार हो जाओगे। रीज़न क्या होता है? पहली बारिश एसिड रेन होती है, हवा में जितना भी सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, सारा का सारा NO2 CO2 सब मिक्स होकर नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड बन के नीचे गिर रहा होता है। इसलिए कहा जाता है कि उसको पहली बारिश में ना नहाया जाए, क्योंकि उसमें फिर एसिड रेन है, वो तेज़ाबी बारिश है वो। तो एसिड रेन का बाइस बनता है, एज वेल एज इट कैन कॉज कार्डियक और रेस्पिरेटरी डिजीज़। इसके अलावा अगर आप इस सल्फर डाइऑक्साइड को इनहेल कर लेंगे अगर आप,
सांस लेंगे अगर आप इसमें लंबे अरसे तक तो कार्डियक डिजीज़, दिल की बीमारी हो सकती है, और रेस्पिरेटरी या सांस की बीमारी आपको लाक हो सकती है। तो ये उस वक्त होगा जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस कंटेंट दुनिया में जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो ये सारी चीज़ें पॉल्यूशंस हैं। पॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं ना कि ये जो हमारे लिए नुकसान क्रिएट करती हैं, और ये सब कैसे हो रहा है बेटा, किसी न किसी फ्यूल के जलने की वजह से। इसीलिए क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज या सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ हम आते हैं, वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे पास पॉल्यूशन कॉज ना करें। दुनिया इस पर बहुत तेज़ी के साथ काम कर रही है वर्ल्ड, जैसे मैंने टेस्ला मोटर्स का बताया, इसी तरह से लोग कम कर रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते इसके इस्तेमाल को। यूरोप वगैरह साइड पर जाएंगे तो अक्सर वहाँ पर जो है वो साइकिलिंग की जाती है। डेनमार्क एक ऐसा कंट्री है, वहाँ पर शायद नेशनल असेंबली वगैरह जो है ना, उसमें लोग MNA MPs मिनिस्टर वगैरह साइकिल में जाते हैं। सही बता रहा हूँ मैं आपको, साइकिल में जा रहे होते हैं। वीडियो देखी होगी आपने, वो एक बार वो कोई दूसरा कंट्री का बंदा भी आया ना, तो साइकिल में बैठा कर उसको लेकर जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ, ताकि उसको दर्ज देने के लिए कि ये चीज़ गलत है जो फ्यूल हम जला रहे हैं। हमारे तो इसके बाद इतनी बड़ी गाड़ी है और जितना धुआं उड़ा रहे, इतना पेट्रोल डाले, उतना अमीर है, शशके हैं उसके। लेकिन वहाँ ये नहीं है, वहाँ ये कहते हैं नहीं, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कम से कम, क्योंकि पैसा बहुत है, हर बंदा 10 गाड़ी ले सकता है। लेकिन वो कहते हैं नहीं, बेहतर है कि पैदल चला जाए, साइकिलिंग की जाए, या फिर कोई दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी बनाया जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी USA मतलब दूसरे कंट्री में कि पैदल चलने वालों के लिए और साइकिल चलाने वालों के लिए डेडिकेटेड रूट्स होते हैं और ज़्यादा चौड़े होते हैं, और गाड़ी के लिए सबसे छोटा रास्ता उन्होंने छोड़ा होता है। और गाड़ी के जाने का रास्ता पतला सा होता है, पैदल चलो एकदम बड़ा रास्ता दिया होता है, ताकि इस चीज़ को प्रमोट किया जाए कि भाई लोग बेहतर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो पैदल का रास्ता ही नहीं छोड़ा होता। सही बात है ना भाई, कि गाड़ी लेके जाओ तो फायदे, पैदल चल ही नहीं सकते आजकल कराची के रोड्स में, ऐसे ही है ना भाई। तो ये वो चीज़ें जो कौमों को ना ऊपर और नीचे लेकर जाती हैं। ये सोच है, जो मेंटालिटी यही है कि एनवायरनमेंट के लिए दुनिया है ना हमारी, हम ही उसको अपने हाथ से बर्बाद तो नहीं कर सकते, हमें इसको बेहतर बनाना है। अच्छा, तो ये तो बता दिया। इसके बाद आ जाएंगे केमिस्ट्री ऑफ VOC। VOC किससे कहा जाता है? वोलेटाइल। VOC स्टैंड्स फॉर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वोलेटाइल से मुराद क्या होता है? जिनकी हाई रेट ऑफ एवोपरेशन होती है, तो जल्दी एवोपरेट हो जाते हैं, तो उनको वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने बहुत सारे कंपाउंड हमने पढ़े हैं, बेंजीन, टोलुइन, ये सारे कंपाउंड्स वोलेटाइल होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन, ये किसमें मौजूद होते हैं? जो वोलेटाइल चीज़ें जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे जो हवा में तेजी से उड़ जाए, जैसे पेंट हो गया, वार्निश हो गई, जो नॉर्मली गाड़ियों में वार्निश वगैरह की जाती है शाइन के लिए, एयर फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर हो गया, स्प्रे, एरोसोल स्प्रे जिसको कहते हैं, गैसोलीन मतलब पेट्रोल हो गया, उसके भी वेपर्स हार्मफुल होते हैं। तो जितने भी हमारे पास ये चीज़ें हैं ना, जो इनके वेपर्स निकलते हैं, ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इनके जो वेपर्स होते हैं ना, ये डेंजरस होते हैं, और उनमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन, टोलुइन, ये सब के सब क्या करते हैं? डिजीज़ कॉज करते हैं, रेस्पिरेटरी और डिफरेंट टाइप की। तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? बहुत सारे जो हाई एवोपरेशन की कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स, वो लिक्विड जिनकी रेट ऑफ एवोपरेशन हाई होती है, इनको जो वेपर्स होते हैं उनको कहा जाता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, बेंजीन, टोलुइन हो गया, ये क्या करते हैं बेटा? आपकी सेहत को ख़राब करते हैं। ये बेटा केमिस्ट्री ऑफ VOC बता रहा था। इससे पहले मैंने भी क्या बताया आपको, मैं रिपीट कर दूं कि जो ट्रोपोस्फेयर में जो कंपाउंड्स होते हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, हवा को आलूदा करने वाले, वो क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं? वो कार्बन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, वो सल्फर के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, वो VOC हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं ना भाई। कार्बन के ऑक्साइड्स के मैंने आपको बता दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड है, स्मोक फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड का बता दिया कि एसिड रेन कॉज करता है, ओजोन की फॉर्मेशन करता है। सल्फर डाइऑक्साइड का बता दिया, एसिड रेन कॉज करता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ वगैरह कॉज करता है, ठीक है। VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनकी रेट ऑफ एवोपरेशन हाई होती है, जैसे कि पेट्रोल हो गया आपके पास, ये एरोसोल स्प्रेज हो गए आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ें इनके अंदर से जो ये वोलेटाइल होता है ना, तो ये जब हवा में मिक्स हो जाते हैं ट्रोपोस्फेयर में, तो ये भी उसमें बेंजीन होता है, टोलुइन होता है, और इस तरह के कंपाउंड, फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह होते हैं। ये सारे के सारे आप जानते हैं टॉक्सिक होता है। बेंजीन के बारे में पढ़ा है, कार्सिनोजेनिक होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का बड़ा टॉक्सिक नेचर होता है। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए क्या करती है बेटा? नुकसान पहुँचाती हैं हम सबको, हेल्थ को हमारे। तो ये सब पॉल्यूटेंट्स हैं। और लास्ट पॉल्यूटेंट क्या है? ओजोन। ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में बताया कि जब आ जाए तो क्या है बेटा? फ़ायदेमंद है, अल्ट्रा वायलेट शुआओं को रोकेगा ज़मीन में आने से, और अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। लेकिन यही अगर ओजोन अगर ट्रोपोस्फीयर में बन जाए हमारी वजह से, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, मतलब ये रिएक्शंस के थ्रू बन जाए। एक तो होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो जो हम ही बना दे रहे हैं डायरेक्टली, जैसे फ्यूल जला दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। ओजोन एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, मतलब ओजोन बन रहा है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के नतीजे में। डायरेक्ट ओजोन तो किसी चीज़ से नहीं निकल रहा ना भाई, हम तो कोई भी चीज़ ऐसी घर में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कोई भी गाड़ी ऐसे नहीं जो ओजोन खारिज करती है।
लेकिन आपको पता है बाकी चीज़ें जो है ना वो क्या करते हैं, ओजोन की फॉर्मेशन कर देती है हवा के अंदर। वो मैंने यहाँ बता दिया आपको कैसे ट्रोपोस्फेयर में ओजोन बन रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की वजह से। अब ओजोन क्या है बेटा, ओजोन आपको पता है ओजोन का फार्मूला O3 होता है, ये आप सब जानते हैं। ओजोन का फार्मूला O3 होता है, एलोट्रोप होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन दो फॉर्म में पाया जाता है दुनिया में, एक O2 ऑक्सीजन गैस जिसमें हम सांस लेते हैं, और एक O3 जिसमें 3 ऑक्सीजन साथ में बॉन्ड बनाकर होते हैं। ये भी एक एलोट्रोप है किसका, ऑक्सीजन का, ओजोन कहा जाता है, गैसियस फॉर्म में होती है। इट स्ट्रेटोस्फेयर में भी है और ट्रोपोस्फेयर में भी होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर है, जो एक क्या करती है, यूवी रेस को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ज़मीन पे आने से रोकती है। अगर वो ज़मीन पे डायरेक्ट आ जाए तो स्किन कैंसर हो जाएगा, इसके लिए उसको रोकती है वो। जबकि अगर इस प्रेजेंस इन ट्रोपोस्फियर कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज, कार्डियक इश्यूज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स। लेकिन अगर ट्रोपोस्फियर के अंदर ओजोन बन जाए किसी वजह से, तो अगर और उस हवा में आप सांस ले रहे हैं, सांस लेने में मसला आएगा, लंग्स का इशू आएगा, कार्डियक इश्यूज, दिल के मसाइल जनरेट होंगे, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स। और साथ में जो क्रॉप्स होंगे ना, जो खेती बाड़ी होगी, जो फसल होंगे आपके पेड़ पौधे वगैरह, वो भी मुरझा जाएंगे, उनकी तबाही होगी ओजोन की वजह से। तो इस चैप्टर को इसलिए इसमें डाला गया कि एनवायरमेंटल सेफ्टी के बारे में, इससे पहले तो नहीं थे ये चैप्टर, ये पूरा चैप्टर ही न्यू है। मतलब ये वाहिद चैप्टर है जो हमारे सेकेंड ईयर में था ही नहीं कभी भी। ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री मैट्रिक में भी डाला गया और ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में भी डाला गया, क्योंकि जो कंसर्न है ना एटमॉस्फेयर का, उसको देखते हुए, एनवायरमेंट के कंसर्न को देखते हुए कितना ज़रूरी है ये। अगरचे इस पर इम्प्लीमेंट होना भी ज़रूरी है, सिर्फ चैप्टर्स को डाल देने से कुछ नहीं होता है जब तक आप इस पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ना करें। पढ़ तो लिए हम, लेकिन अब पता लगा कि गवर्नमेंट ऐसे कोई काम ही नहीं करे जिसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो कम से कम हो। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसको चैप्टर को पढ़ के जिसको फ़ायदे नंबर ही ला सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, वरना एक बड़े कॉस्ट पर होते हैं चैप्टर ये। बाकी पूरी दुनिया में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को, एनवायरमेंटल साइंसेस को बहुत तरजीह दी जाती है, और पाकिस्तान में तो उसकी कोई वर्थ ही नहीं है एनवायरमेंटल साइंसेस की। ठीक है, सिंपल सी बात है। मैंने एमफिल जो किया हुआ, MS किया हुआ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में किया हुआ, ये मेरी फील्ड है पूरी मास्टर्स की। तो कहने का मकसद कि हमारे पास वर्थ नहीं होती है उसकी, मतलब जैसे कि हो गया बस ये। लेकिन चूँकि पाकिस्तान एनवायरमेंट पर इतना वर्क नहीं करता, वर्कआउट नहीं करता इन चीज़ों पर, वरना हर एक चीज़ के गाड़ियाँ धुआं जो छोड़ेंगे तो उसकी एक लिमिट है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ नहीं चल सकती रोड पर, हमें कितनी गाड़ियाँ मिलेंगी धुआं छोड़ रही होती हैं, वरना चलना मना है इसका रोड पर। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के इमिशन करती हैं, तो उनका खास एक लिमिट है कि उससे ज़्यादा वो इमिशन नहीं कर सकते कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। और ऑडिटिंग होती है, EPA एनवायरमेंटल प्रोडक्शन एजेंसी, EPA एक इदारा है जो आकर ऑडिट करता है तमाम इंडस्ट्रीज़ की और चेक करता है कि कहाँ पर गैसेस कितनी लिबरेट हो रही हैं। वो ऑडिट करते हैं, ऑडिट में उनको साइट से पैसे मिल जाते हैं, रिश्वत के नाम पर किसी भी नाम से वो पैसे लेकर चले जाते हैं, और फिर वो धुआं निकलते रहता है और एनवायरमेंट को ख़राब करते रहता है। इसी वजह से आज आप स्मोक देखते हैं तो अक्सर फेसबुक वगैरह पे आती है ना, वीडियोज़ आती हैं, पिक्चर्स आती है, स्मोक दिखा रहे होते हैं ऊपर से, तो कितना धुंध है कराची में सुबह से, कि कितनी धुंध दूर दूर दिखाई दे रही है। तो स्मोक इसी वजह से आ रही है ना बेटा। और स्मोक में सांस लेने का मतलब, अगर आप स्मोक वाली हवा में सांस लेते हैं 10 मिनट, तो 1 सिगरेट पीने के बराबर है, आपको पता है। अगर हवा में स्मोक है, कार्बन पार्टिकल्स है, और 10 मिनट आप उसमें सांस ले लें, तो इतना आपके कार्बन चला गया आपके फेफड़े में, इतना 1 सिगरेट में होता है। तो भले आप सिगरेट नहीं पीते आपके, लेकिन आप स्मोक में सांस हैं तो आप सिगरेट ही पी रहे हैं असल में। सही बता रहा हूँ मैं आपको, रिसर्च है पूरी। इतना कार्बन पार्टिकल जा रहे हैं ना आपके अंदर, बात समझ में आ रही है। तो इतना ज़्यादा डेंजरस है ये, लेकिन इसके बारे में सोचना पड़ता है, ये कंसर्न है, इश्यूज़ है, पूरी दुनिया सोचती है इसके बारे में, और यही ये चैप्टर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। बस समझ में